morning students and welcome to class 10 SST, your chapter number 1, the glorious India from beginning to 1206 AD. In our last class we already discussed about the Palas and the Rashtrakutas dynasty, and in our today's class we are going to discuss our new dynasty, Gujjar Pratihar dynasty, the time era from the 6th century to the 1036 AD. ठीक है, और इसी के साथ में बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक first we will discuss the map of the India and we saw the three dynasties and why these three dynasties are continuously struggling from the 300 years only for ascending the throne over the Kannauj. हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इंडिया का मैप देखेंगे और ये समझेंगे कि ये तीनों ही डायनेस्टीज की जो लोकेशन है वो मैप पर क्या है और कन्नौज के लिए ही ये तीनों डायनेस्टीज कंटिन्यूअसली स्ट्रगल क्यों कर रही थी कम से कम 300 सालों तक. ठीक है, तो फर्स्टली द रीजन ऑफ द पालास वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास में. हम लोग पालास के बारे में पढ़ चुके हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज इन द कंट्रोल ऑफ द पालास डायनेस्टी and the southern Deccan part is in the control of the Rashtrakuta dynasty, and the few southern part of the Rajasthan and the whole Gujarat and the middle north part of the India is in the control of the Gujjar Pratihar dynasty. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं तीनों ही डायनेस्टीज अपने किंगडम को एक्सटेंड कर रही थी, अपने पावर को बढ़ाई जा रही थी. पहला कारण तो ये था कि जिसके कारण इन तीनों ही डायनेस्टीज के बीच में कम से कम 300 years तक कंटिन्यूअस स्ट्रगल चलता रहा. एंड द सेकंड रीजन इज द Kannauj. Why the Kannauj is so important in the Indian history that the three dynasties are continuously struggling only for the control over the Kannauj. ऐसा क्या कारण था कि तीनों ही डायनेस्टीज कंटिन्यूअसली सिर्फ कन्नौज को पाने के लिए लड़ रही थी? तो दिस रीजन इज द रीजन ऑफ द गंगा रिवर वैली. बेसिकली ये रीजन जो था वो गंगा रिवर के आसपास का रीजन था. एट प्रेजेंट इज सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश. आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वही ये उसी के आसपास गंगा वैली के आसपास का रीजन कन्नौज कहलाता था. और आज भी ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना. और अगर आज की तारीख में बात करें तो पॉपुलेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस है. ठीक है, तो ये कारण था कि तीनों ही डायनेस्टी कंटिन्यूअसली कन्नौज को असेंड करने के लिए फाइट करती रही, स्ट्रगल करती रही. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर. द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द नागभट्ट फर्स्ट. हिज टाइम पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 725 AD. इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 725 AD से स्टार्ट होता है. एंड द रीजन ऑफ द गुजरात. देखिए बच्चों, बेसिकली द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है, बेसिकली ये डायनेस्टी अर्लियर टाइम में ओनली प्रतिहार के नाम से जानी गई. शुरुआत में इस डायनेस्टी को ओनली प्रतिहार डायनेस्टी कहा गया. और इसका जो रीजन था वो साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जालोर, जहाँ पर इन लोगों की जो अर्लियर कैपिटल थी वो भीनमाल थी. ठीक है, लेटर द फर्स्ट फेमस रूलर नागभट्ट फर्स्ट took over control on the Gujarat. नागभट्ट फर्स्ट ने गुजरात वाला रीजन जीता और गुजरात के कारण ही इस डायनेस्टी का नाम गुर्जर प्रतिहार हो गया. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रतिहार डायनेस्टी का जो अस्तित्व है ना, ये तो बहुत पहले से था, लेकिन गुजरात को जीतने के कारण ये डायनेस्टी जो है वो गुर्जर प्रतिहार कहलाई. और इसका जो फाउंडर था वो माना जाता है नागभट्ट फर्स्ट को. 725 AD से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्टार्टिंग मानी जाती है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी. नागभट्ट फर्स्ट, आफ्टर देन वत्सराज एंड द सन ऑफ द वत्सराज नागभट्ट सेकंड. फिर आ जाएगा भोज फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी भोज फर्स्ट, who was also known as the मिहिर भोजा. इसी भोज फर्स्ट को मिहिर भोज के नाम से भी जाना गया बच्चों. एंड आफ्टर दैट द महेंद्रपाल, महिपाल, भोज सेकंड, विनायकपाल, देवपाल एंड द राज्यपाल. राज्यपाल तक आते आते ये डायनेस्टी पूरी तरह से डेक्लाइन की तरफ चली जाती है ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द मोहम्मद गजनवी.
गजनवी के अटैक इंडिया पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इसी कारण ये डायनेस्टी एंड तक चली जाती है। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट रूलर नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर माना जाता है एंड इट्स टाइम स्टार्टेड फ्रॉम द 725 AD। 725 AD से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। बच्चों एक चीज याद रखना कि नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पीरियड में इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कंटिन्यूअसली सिंध से कुछ अरेबियन इन्वेजन, कुछ अरेबियन अटैक्स हुए थे कंटिन्यूअसली, जो आने वाले 300 से 400 सालों तक चलते रहे। और लास्ट में जब आप पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पर नागभट्ट के टाइम पीरियड से शुरू हो जाते हैं इन्वेजन ऑफ द अरेबियन फ्रॉम द सिंध। इन्हीं अरेबियन को हमारी बुक के अंदर आप अगर कहीं जाकर जब 11th 12th में हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इन अरेबियंस को मलेच्छ भी कहा गया। तो नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पीरियड में अरेबियन की तरफ से कंटिन्यूअसली अटैक होने लगे। सो ही सक्सेसफुली कंट्रोल्ड द इन्वेजन ऑफ द अरब्स ऑफ द सिंध। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था जिसने अरेबियंस के अटैक को कंट्रोल करने में सक्सेस प्राप्त की एंड ही टुक कंट्रोल ओवर द कन्नौज, एंड सेकंड रूलर वाज द वत्सराज। नागभट्ट फर्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट रूलर बना वो था वत्सराज एंड द फर्स्ट रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ द सम्राट। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का पहला रूलर माना जाता है जिसने अपने नाम के आगे सम्राट टाइटल ऐड किया। बच्चों देखिए हम लोग वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मौर्य डायनेस्टी, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेनी गुप्तास रूलर्स एंड अपनी लास्ट क्लासेस में हमने ये देखा है कि टू शो द पावर ऑफ द किंग यूज द टाइटल्स। राजा अपनी पावर को शो करने के लिए टाइटल्स का यूज करता था और इसी तरह से जो वत्सराज है इसने भी अपने नाम के आगे टाइटल क्या जोड़ा, सम्राट जोड़ा, ठीक है। एंड दैट he took control over the Kannauj and defeated the Pal ruler Dharmapal and Rashtrakuta ruler Dandidur। इसने अपने टाइम पीरियड में पहली बार गुर्जर डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर जिसने कन्नौज पर अटैक किया, कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर लिया। और देखिए कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए उसे दो राजाओं से वॉर करना पड़ा, दो किंग्स थे उनके साथ इसने बैटल किया। पहला था धर्मपाल, ठीक है, जो कि पाल डायनेस्टी का राजा था, और सेकंड था दंतिपुर जो था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप ये समझ सकते हैं कि वत्सराज के टाइम पीरियड से ही गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना उसने शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड द नागभट्ट सेकंड नेक्स्ट रूलर ही इन्वेडेड द गंगा वैली एंड ऑक्युपाइड द कन्नौज। इसने पहली बार अपने किंगडम को गंगा वैली तक एक्सटेंड किया और कन्नौज को री ऑक्युपाइड किया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने अभी जस्ट वत्सराज बताया और मैंने आपको ये कहा कि वत्सराज ने कन्नौज पर कंट्रोल किया, लेकिन किसी कारण से वत्सराज कन्नौज पर लंबे समय तक अपना कंट्रोल नहीं रख पाया और उसके हाथ से कन्नौज निकल गया, ठीक है। लेकिन बाद में नागभट्ट फर्स्ट पहला रूलर था जिसने पूरी तरह से कन्नौज पर कंट्रोल किया और इसी के साथ में इसने कन्नौज को अपनी क्या बना लिया, कैपिटल सिटी बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। एंड ही डिफीटेड द राष्ट्रकूट किंग गोविंद III। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर राष्ट्रकूटास के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और आपने ये नाम कहीं ना कहीं अगर हमसे मेरी क्लास को देखा है, आपने वीडियो देखा है तो आपने गोविंद III का नाम भी सुना होगा। तो ये वही गोविंद III है जिसको बाद में नागभट्ट सेकंड ने डिफीट किया, कन्नौज पर पूरी तरह से पहली बार कंट्रोल किया और इसको अपनी कैपिटल बनाया। एंड नेक्स्ट रूलर भोज फर्स्ट जिसको हम लोग मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गुर्जर डायनेस्टी का अगर हम सही मायने में अगर फाउंडर कहें या ये कह सके कि गुर्जर डायनेस्टी को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने का जो काम किया वो किया था भोज फर्स्ट ने, जिसी कारण इसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना गया, ठीक है। अब अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। अब इसके टाइम पीरियड की दूसरी खास बात ये थी कि इसके टाइम पीरियड में एक अरेबियन ट्रेडर जिसका नाम था सुलेमान, ये इंडिया आया था, ठीक है। और ये वही सुलेमान है जिसको हमने अपनी लास्ट राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट डायनेस्टी में पढ़ा है और हमने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक राजा अमोघ वर्ष, जिसको सुलेमान ने दुनिया के 4 सबसे ताकतवर राजाओं में से एक बताया था, तो ये वही सुलेमान है। ये किसके टाइम पीरियड में आया? भोज फर्स्ट या मीर भोज के टाइम पीरियड में इंडिया आया था, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द भोज फर्स्ट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। ये जो मीर भोज या भोज फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। और अभी मैंने आपको इसका कारण भी बताया है कि दिस वाज द टाइम ऑफ द गुर्जर प्रतिहार that the Mir Bhoja made this dynasty more powerful and extended the kingdom and took control over the many regions। इसने कई सारे रीजन्स को जीता और गुर्जर डायनेस्टी को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाया, और इसी कारण इसका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये सुलेमान वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुलेमान जो कि अरेबियन ट्रेडर था, ये किसके रीजन में या किसके टाइम पीरियड में इंडिया आया था? तो आंसर क्या होगा? मीर भोज फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूलर की तरफ, द महेंद्रपाल, द डिसिप्लिन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कोर्ट पोएट राजशेखर, ठीक है। ये जो महेंद्रपाल है, इसका एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम था राजशेखर। तो ये राजशेखर का शिष्य भी था और उसका प्रोटेक्टर भी था। अब यहाँ से आपके बोर्ड के में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का बच्चों कि राजशेखर रोट अ बुक नेम कर्पूर मंजरी। राजशेखर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कर्पूर मंजरी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है। तो महेंद्रपाला, इसका कोर्ट पोएट कौन था? राजशेखर। और राजशेखर की बुक का नाम क्या था? तो वो था कर्पूर मंजरी, ओके। नेक्स्ट इज द महिपाल, ठीक है। आफ्टर द महेंद्रपाला द रूलर महिपाल become the ruler of this dynasty and he defeated by the Rashtrakud king Indra II, और इसे इंद्र II ने हरा दिया था। इंद्र II ने इसे डिफीट कर दिया था एंड वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी began to decline। और अगर सही मायने में समझे तो महिपाल की डेथ के बाद से ही कहीं न कहीं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे डेक्लाइन होना शुरू हो गई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूलर, और ये कह सकते हैं कि लास्ट रूलर, क्योंकि इसके बाद में जितने भी लेटर रूलर आप गुर्जर डायनेस्टी में पढ़ेंगे वो बहुत ही वीक थे, ठीक है। राज्यपाल, इन्वेंशंस ऑफ द मोहम्मद गजनवी स्टार्टेड एंड ही रेन अवे एंड एक्सेप्टेड द sovereignty ऑफ द मोहम्मद। ये आपको ध्यान में रखना है। 1018 एडी के अंदर ये मोहम्मद गजनवी इंडिया आया, और ये वही मोहम्मद गजनवी है जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। और ऐसा कहते हैं कि अगर हम लोग अर्लियर हिस्ट्री देखें इंडिया की, तो आप लोग ये देखोगे कि ये सोमनाथ टेम्पल जो है वो इस टेम्पल की सबसे खास बात ये थी कि इसमें खूब सारी वेल्थ थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो हम लोग इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण भी ये था कि इंडिया के अंदर कभी वेल्थ की कमी नहीं थी। और मोहम्मद गजनवी को यही लालच भारत पर बार बार अटैक करने को कह सकते हैं कि अट्रैक्ट कर रहा था। ये वेल्थ जो है गजनवी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। हालांकि मोहम्मद गजनवी भारत पर कभी भी अपना कंट्रोल करना नहीं चाहता था, राज नहीं करना चाहता था। इसे ये पता था कि भारत के अंदर खूब पैसा है, खूब वेल्थ है, और इसी को लूटने के लिए कंटिन्यूसली इसने कम से कम कई सारे अटैक इंडिया पर किए और लगभग 1036 तक ये अटैक करता रहा, ठीक है। और इसी में इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, जो उस समय का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है अरेबियंस का, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि उसकी दीवारों के अंदर, उसके जो मंदिर के दरवाजे थे वो सारे, और अंदर जो मूर्तियां रखी हुई थी वो भी सोने चांदी और हीरे जवाहरातों की थी। और मंदिर की दीवारों में से इन लोगों ने यहाँ तक कि हीरे और जवाहरात दीवारों से निकाल कर ये अपने साथ ले गया था, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनवी 1018 में इसने गुर्जर प्रतिहारों पर अटैक किया, और राज्यपाल जो कि बहुत ही डरपोक राजा निकला, गजनवी इसकी डर से भाग गया और बाद में इसने इसकी सोवरेनिटी स्वीकार कर ली, मतलब इसके शासन को इसने मान लिया, अपने आप की हार मान ली और ये भाग गया। लेकिन बाद में, अब आपको पता है कि गुर्जर प्रतिहार है, रूलर है ना, और राजाओं के लिए डर के भाग जाना बड़े शर्म की बात होती है। लेकिन जब ये वापस लौट के आया तो जो राजपूत रूलर थे उन्होंने इसको जान से मार दिया, ठीक है। और इसी की डेथ के बाद, राज्यपाल की डेथ के बाद
बेसिकली राजपूत रूलर था जो बाद में इस डायनेस्टी का नया राजा बना। और आप समझ सकते हैं कि त्रिलोचनपाल है कौन, राजपूत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हमने चल रही थी ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ से एक नई डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहारों के रीजन में शुरू होती है जिसको हम राजपूत के नाम से पढ़ेंगे। और त्रिलोचनपाल जो है इसका नया रूलर बना, है ना। और इसमें कुछ नोट करने लायक बात अगर बच्चों अगर हम देखें तो आफ्टर द राइज ऑफ द बेहड़वाल, बेहड़वाल मतलब यही राजपूत कहलाए, द बेहड़वाल डायनेस्टी इन द कन्नौज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज एलिमिनेटेड। तो ये कह सकते हैं बच्चों आप कि राज्यपाल की डेथ के बाद, राज्यपाल को मार कर राजा कौन बना, त्रिलोचनपाल। तो त्रिलोचन के मरने के बाद में इसी गुर्जर डायनेस्टी की जगह पर एक नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है, वो थी गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है। यही गढ़वाल डायनेस्टी बाद में गुर्जर प्रतिहारों को एलिमिनेट करती है, हटाती है और खुद ओवर कंट्रोल कर लेती है। The rulers of this dynasty didn't allow the Arabians for the 300 years in India. Most important thing कि ये जो गुर्जर प्रतिहार रूलर थे इन्होंने भारत में कंटिन्यूसली 300 सालों तक जो अरब अटैक्स हो रहे थे, जो इन्वेंशंस हो रहे थे, उनको रोका। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि एक इतनी पावरफुल डायनेस्टी जो विदेशी आक्रमणों को भारत के अंदर आने से रोक रही है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर कल की क्लास से लेकर आज की क्लास तक 300 सालों का एक सफर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ये देखा कि कन्नौज के लिए किस तरह से तीन बड़े से पावरफुल डायनेस्टीज आपस में लड़ गई और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ये कन्नौज की तीनों ही डायनेस्टीज के विनाश का, डेक्लाइन का कारण बना। क्योंकि एक किंगडम अगर कंटिन्यूसली वॉर में इन्वॉल्व रहेगा, बैटल में इन्वॉल्व रहेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस किंगडम की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना, बर्बाद हो जाएगा। अगर कंटिन्यू हम लोग लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सैनिक पावर है, जो नेवल पावर है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी, है ना। और इसी के साथ में जो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट की या किंगडम की वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। तो इस तरह से ये गुर्जर डायनेस्टी की कहते हैं, चाहे हम राष्ट्रकूट पढ़ चुके हैं, हम पाल पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि किस तरह से ये डायनेस्टीज तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड थी। देखिए बच्चों, आज के टॉपिक को समझने के लिए और जो लेटर जो इससे प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ लिया है राष्ट्रकूटास एंड पालस, ये डायनेस्टीज तीनों ही मैंने दो अलग पार्ट में आपको कंप्लीट कर रही है, लेकिन ये तीनों ही डायनेस्टीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये दोनों वीडियो जो है कंटिन्यूसली एक साथ देखें और इसको समझें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग कई सारे किंग्स एक डायनेस्टी में साथ साथ पढ़ रहे हैं और सबके नाम बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और याद रखना, बोर्ड के अंदर या आपने अगर 10th की बुक देखी हो तो 10th की बुक के अंदर हिस्ट्री के ओनली 4 चैप्टर जो आपकी आधी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और कम से कम 20 मार्क्स आप कंटेन करेंगे ओनली हिस्ट्री की 4 चैप्टर पढ़कर। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियोज़ को ढंग से देखें और ढंग से समझें, नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आपने आपस में रिलेट कर नहीं पढ़ा तो इससे आपको कुछ टॉपिक शायद समझ में ना आए। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चोलास डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग चोलास डायनेस्टी के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और इसी के साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि हर्षवर्धन, जो हमने अपनी वर्धन डायनेस्टी में अगर आपको याद हो तो हमने वर्धन डायनेस्टी के अंदर हर्षवर्धन पढ़ा था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद पूरी इंडिया के अंदर कई सारे छोटे छोटे किंगडम बनते गए और इस तरह से इंडिया कई सारे किंगडम्स में टूट गया। लेकिन हर्षवर्धन अकेला ऐसा राजा था जिसने पूरी इंडिया पर एक छत्र राज किया था। लेकिन हर्षवर्धन की डेथ के बाद इस तरह से इंडिया के टुकड़े होना शुरू हो गए। साउथ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, चेरास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप लोग फॉरेन इन्वेंटर्स में हुनास के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी कई सारे यूनानी और कई सारे अरेबियंस जितने भी अटैक्स हुए इन्वेंटर्स जो इंडिया आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यूसली आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बीसी से शुरू किया था और हम एडी पर आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा दौर बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बड़े ध्यान से आप वीडियोस देखें और इंटरकनेक्ट करते हुए पढ़े चले। और आगे की क्लास में हम लोग चोलास डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सोसाइटी को डिस्कस करने वाले बच्चों।
की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।